नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। कभी सोचा है कि आप ये महंगा टमाटर क्यों खरीद रहे हैं? कभी सोचा है कि हम सब की कड़की बढ़ती क्यों जा रही है? कभी सोचा है कि छोटे छोटे कामों के लिए लोग बड़े बड़े जोखिम क्यों ले रहे हैं? छोटे अपराध बढ़ गए हैं, लूटपाट बढ़ गई है और दिल्ली जैसे महानगर की छाती पे मोदी जी के द्वारा उद्घाटन किया गया था उस टनल में कोई रुपए छीनकर भाग जाता है तो उसकी हिम्मत क्यों होती है और वो ऐसे काम क्यों कर रहा है? लोग बड़े बड़े जोखिम ले रहे हैं छोटे छोटे धन कमाने के लिए। उधारी बढ़ गई है, बैंकों के कर्जे बढ़ गए हैं, ईएमआई का संकट खड़ा हो गया है, मिडिल क्लास परेशानी में है। लेकिन इसकी जड़ क्या है? इसकी समस्या कहाँ है? क्या इस देश की अर्थव्यवस्था धीमी हो गई है? लेकिन इतनी भी धीमी नहीं हुई है। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि हम सब की गरीबी के पीछे वो कौन सी नीतियाँ हैं जो हमारा जीवन कष्ट में कर रही हैं। अभी कई लोग मुझसे कह रहे हैं उस पर वीडियो बना दीजिए, ये महाराष्ट्र के घटनाक्रम पे। भैया, जो पहले मैंने एक वीडियो बनाया था महाराष्ट्र के घटनाक्रम पे, वो वीडियो अभी तक पूरी तरह मुकम्मल है। उसमें जो जो बता दिया था उसी हिसाब से घटनाक्रम हो रहे हैं। आगे 10-5 दिन में और भी वैसे ही सब चलेगा। इसके पीछे चिंदी कोई डायलॉगबाजी है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कुछ डायलॉग बोल रहा है, वो अलग बात है। लेकिन घटनाक्रम कैसे चल रहा है आप देख लीजिए। अजित पवार आए हैं, शरद पवार से मीठी मीठी झिड़कियाँ चल रही हैं। घटनाक्रम आप देख लीजिए कि किस तरह से वहाँ पे जो मुख्यमंत्री हैं शिंदे साहब, उनका धड़ा मैंने पहले ही बताया था वो उखड़ गया है। शिंदे साहब के धड़े की मेंबरशिप जाने का खतरा सिर पे मंडराता जा रहा है। ऐसी स्थिति में सरकार का जो कॉम्बिनेशन बनता है वो भी मैंने आपको बता दिया था। और आने वाले समय में 2024 का चुनाव आते आते बीजेपी के साथ क्या हो सकता है, फडणवीस साहब के साथ क्या हो सकता है, ये मैंने सब एक ही वीडियो में आपको बता दिया था। अब वो जो मैंने आपको बता दिया था वो धीरे धीरे घट रहा है। जब कुछ नया लगेगा मैं लेके आऊँगा। एनालिसिस की यही पावर होती है कि आप पहले से भविष्य को जान सकते हैं। आप पेट्रोल का दाम देखते हैं, परेशान क्यों होते हैं? बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जब गाड़ी खरीदते हैं तो उनको ये नहीं लगता कि पेट्रोल इसमें कितना पड़ेगा, बस डलवाना है, महंगा हो सस्ता हो, चुपचाप डलवाते हैं। आपको गैस सिलेंडर का दाम ज़्यादा क्यों लगता है और टमाटर के दाम से आप घबरा क्यों जाते हैं? जैसे ही टमाटर 200 रुपये किलो होता है टमाटर प्यूरी, या 100 रुपये किलो होता है टमाटर प्यूरी खरीदने क्यों दौड़ पड़ते हैं? तेल के बढ़े हुए दाम आपको चिंतित क्यों कर देते हैं? क्या ये आपकी कोई मानसिक समस्या है, या आपके पास में उतना धन नहीं है जितना आपके जीवन यापन के लिए आवश्यक है? बड़ा सवाल यह है कि धन जा आ रहा है, इस देश में धन का बंटवारा कैसा हो रहा है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर आगे चलते हैं कि इस धन की क्या फॉर्मेशन है और इस धन के बंटवारे के कारण ये देश क्या देख रहा है। दरअसल जो मैं और आप कमाते हैं कहीं ना कहीं पहुंच रहा है। इसके पीछे कई सारी चीज़ें हैं कि एक तो मिडिल क्लास के जीवन में जो चीज़ें थी और जो नई नई चीज़ें वो जोड़ रहा है, वो सारी चीज़ें उसके वेतन का हिस्सा उससे छीनती हैं। सरल तरीके से समझें तो मिडिल क्लास की जो भविष्य की आय है वो भी कोई उससे आज ही ले चुका है। कैसे? इसकी 2-3 फैक्टर हैं। पहला फैक्टर यह है कि मान लीजिए आज की तारीख में आप कोई भी उत्पाद खरीदते हैं, भले ही आप कार खरीदें, भले ही आप मोबाइल फ़ोन खरीदें, भले ही आप इलाज कराएं, दवाएं खरीदें, भले ही आपकी एक वॉशिंग मशीन हो, यहाँ तक कि पानी साफ़ करने के लिए ख़रीदा जाने वाला आरओ सिस्टम हो, इसको खरीदना पहले की तरह नहीं रहा कि पहले आप खरीद लाते थे, चीज़ घर में रखी होती थी, स्कूटर ले आते थे, खड़ा रहता था, जब आपकी सहूलियत हो तब आप सर्विस करा लें, नहीं तो चल रहा है चलता रहता था। लेकिन हर चीज़ को आज खरीद कर उसको रखने या उसके मालिक बन जाने से ज़्यादा अब उसके साथ ही उसको ओन करने की एक कीमत जोड़ दी जाती है। जैसे कि अगर आपको एक बार ब्लड प्रेशर हो गया तो अब ब्लड प्रेशर की दवा जीवन भर खाने के लिए आपको उसको धन देना ही देना है।
इसी तरह से अब जितनी भी बीमारियां हो रही हैं उनकी जो दवाएं कॉरपोरेट बना रहा है या दुनिया के जो फार्मा लॉबी बना रही है, बिग फार्मा जो इन्वेंशन कर रही हैं, वो सारी की सारी ऐसी है जिसमें पूरे जीवन भर की आपको अपनी कमाई का हिस्सा देते जाना है। मैं इस पर नहीं जाऊंगा कि आपकी बीमारियां पैदा करने के लिए क्या क्या हो रहा है। इसी तरह से अगर आप थोड़ा सा और गौर फरमाएं तो आप जो आरओ का मैंने उदाहरण दिया वो खरीद लेते हैं, लेकिन उसको हर साल एक मोटी रकम 1,500 से 2,000 रुपये उस आरओ को चलाते रहने के लिए आपको देनी पड़ती है, क्योंकि इसके अंदर जितने पार्ट लगे हैं उसको जिस तरह से तैयार किया गया है वो इस तरह से तैयार किया गया है कि नियमित आप भुगतान करें। अब जो कारें आ रही हैं उन कारों के अंदर पहले से वो फीड कर देते हैं, इतने किलोमीटर के बाद में वो कार आपको चेतावनी देनी शुरू कर देती है और उस कार की आपको जाकर सर्विसिंग करानी ही करानी है। कार में तेल बदलने का हो, दूसरा हो, हर चीज़ की एक नियमित अंतराल है और ये उन कंपनियों का आपको एक बार बेच देने के बाद प्रोडक्ट लगातार आपसे धन लेते रहने का एक जुगाड़ है। आप सिर्फ इस कार के मामले में नहीं, हर चीज़ में आप जिस चीज़ में जाएंगे अब ऐसा ही होने लगा। आप एयर कंडीशनर खरीदते हैं, एयर कंडीशनर की आपको हर साल सर्विस करानी है, उसमें गैस टॉपअप कराना है, यानी जहां आपने एक भी सुविधा पर हाथ रख दिया वो जीवन भर आपसे मांगती रहती है। आप अगर उसके अलावा भी कोई चीज़ खरीदते हैं तो भी आप फंस, जैसे आपने मकान खरीदा, माना कि मकान का एक मेंटेनेंस वगैरह, लेकिन वो ऐच्छिक है, आप चाहें तो प्लास्टर करवाएं, चाहें तो उसको छोड़ दें, लेकिन मकान जहां आप लेते हैं वहां उस मकान में रहने के लिए मेंटेनेंस के नाम पर वही बिल्डर जिसने आपको मकान बेचा है एक रिकरिंग कमाई का जुगाड़ रखता है। वो आपको बिजली भी अपने पास से बेचता है, उसके जो दाम उसको लेने वो वसूलने की कोशिश करता है। इसके अलावा वो हर सुविधा को आपको अलग से बेच रहा होता है और उससे धन बना रहा होता है। इसके अलावा आप जब मकान खरीदते हैं तो मकान खरीदते समय भी आप अगले 15 साल 20 साल की आमदनी का वादा कर देते हैं, क्योंकि आप ईएमआई उसके लिए लेते हैं, यानी भविष्य की कमाई भी आपकी किसके पास चली गई? कॉरपोरेट के पास चली गई। इसी तरह से आप स्कूटर खरीदते हैं या आप गाड़ी खरीदते हैं, उसको ईएमआई पर लेते हैं, तो भी भविष्य की कमाई आपकी किसी के पास चली गई। यानी आज आप जहाँ खड़े हैं वहाँ पर आप जो भी आने वाले समय में कमाने वाले हैं उसका बड़ा हिस्सा किसी के नाम कर चुके हैं, वो आपका नहीं है। आपको वेतन मिलेगा 2.5 लाख रुपए महीने, 2 लाख रुपए महीने, लेकिन आपको उसमें से ज़्यादातर लोगों को दे देना है, क्योंकि आप अपने दिमाग में 2.5 लाख रख के महंगी महंगी चीज़ें खरीद रहे हैं। और अब हालत ये है कि मोबाइल फ़ोन की तो कॉस्ट ही रिकरिंग कॉस्ट है, उसमें हर महीने आपको रिचार्ज कराना है, इंटरनेट के लिए पे करना है। 2 साल में मोबाइल फ़ोन, कोई भी कब अच्छा से अच्छा मोबाइल फ़ोन 2 साल में बोल जाता है। अब किसी हमारे जैसे लोग, जैसे मैं 3-3.5 साल से चला रहा हूँ, मेरा बढ़िया चल रहा है, वो अलग बात है, लेकिन 2 साल में अक्सर लोगों को फ़ोन बदलना पड़ता है। और इस तरह की चीज़ें लगातार आपको गुलाम बना रही हैं। ये जो रिकरिंग कॉस्ट है ये आपकी गुलामी है। आप ये समझिए कि आप अब अभिशप्त हैं कि आपको किसी ना किसी एक पूंजीपति के यहाँ काम करना ही पड़ेगा। आप जो 2.5 लाख रुपए ला रहे हैं वो 2.5 लाख रुपए अगर आपका वेतन है तो आने वाले दिनों में भी आपको वो 2.5 लाख रुपए कमाते रहना पड़ेगा। ये आपकी मजबूरी है, क्योंकि इस 2.5 लाख रुपए में 80-90 हज़ार आपके मकान का एक किश्त है, गाड़ी की किश्त है 15,000, 10-15 हज़ार, इस तरह से बहुत सारे, हर खर्चा ही तो रिकरिंग खर्चा है। कोई भी कंपनी अब आपको नहीं आज़ाद रखना चाहती। ये कंसेप्ट कहाँ से आया? ये कंसेप्ट अमेरिका से आया। अमेरिका से किस लिए आया? इसलिए आया कि आप जब विवश होते हैं नौकरी करने के या किसी के यहाँ सेवाएं करने के, तो आप उसकी शर्तों पर सेवा करते हैं, फिर आप न्याय अन्याय की बात नहीं करते हैं और आप हर जुर्म सह लेते हैं और शोषण के लिए तैयार रहते हैं। अब मसला ये आया कि एक तो ये हुआ, दूसरा ये, इस पूरे शोषण के कारण आप सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए वेल्थ जनरेशन का एक जरिया बन के रह गए हैं, उनको अमीर बनाने के काम में लग गए हैं। इसके विपरीत आप अगर अमीरों का हाल देखें तो उनकी दशा देखकर पहले मैं आपको एक आंकड़ा दे देता हूं वेल्थ कंसंट्रेशन का, कि कैसे इस देश में अमीर के पास में
और ज़्यादा धन इकट्ठा होता जा रहा है, क्योंकि हम सब जी ही उसके लिए रहे हैं। और नतीजा ये है कि भारत के जो ऊपर के 30% लोग हैं वो देश की 90% दौलत के मालिक हैं। यानी 70% आबादी, 10% धन भारत का, वेल्थ केवल 70% आबादी के पास है। तो जो हम अक्सर बात करते हैं कि जो नीतियाँ बनती हैं सरकार की, वो उन्हीं के लिए बनती हैं, क्योंकि वो मजबूत लोग हैं। और हम और आप चूँकि वोट देने का एक सोर्स हैं, इसलिए सरकार हमारे सामने प्रदर्शन करती है कि वो हमारे लिए काम कर रही है ताकि वोट ले सके। लेकिन वो काम उन्हीं लोगों के लिए कर रही होती है जिनका नाम अडानी हो सकता है, अंबानी हो सकता है, टाटा हो सकता है, बिरला हो सकता है, और भी बहुत सारे, है ना। तो जिंदल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। भारत के 10% टॉप के लोग 72% वेल्थ रखते हैं, ये एक आंकड़ा है। और भारत की 62%, अगर आप इसको छोटा छोटा करते जा रहे हैं, देखिए 30% लोगों के पास में 90% पैसा, अगर आप उसमें से और टॉप के 10% छांटे तो उनके पास 72% पैसा, और 5% लोगों के पास में 62% पैसा, पैसा नहीं वेल्थ, ज़मीन वमीन संसाधन वगैरह वगैरह। और ये जो बिलियनर हैं उनकी संख्या भी बढ़ती जा रही है। जो 102 थे वो 166 हो गए 2 साल के अंदर, यानी 64 बढ़ गए 2020 से 22 के बीच। भारत के नीचे के 13% लोग 50% आय वाले होते, मतलब देश की आधी इनकम नीचे के 13% लोगों के पास रहती थी, अब केवल 3% लोगों के पास रह गई है। इससे आप अंदाज़ा लगाइए। और लगातार अमीरों ने अपनी संपत्ति बढ़ाई है। अब आप हमारी स्थिति में आएँ और हम जो लोग हैं, मिडिल क्लास लोग और जो गांव के लोग हैं, उनका हाल क्या है, तो आपको पता चलेगा कि जो गांव का लोग है, आदमी है, उसको इस देश में सामान शहर वाले से महंगा मिल रहा है। अगर आप देखें तो रूरल इन्फ्लेशन जो है, यानी गांव की महंगाई, वो बढ़ रही है। वो जो शहर की महंगाई है उससे 7.56% ज़्यादा है, और ये सितंबर 22 का आंकड़ा है। और रूरल और अर्बन एरिया में फूड प्राइस धीरे धीरे बढ़ते हैं। मतलब इसको और सरल तरीके से आप समझें तो गांव वाले आदमी को मिल रहा है ज़्यादा महंगा सामान, और जो शहर वाला आदमी है वो गांव का जो सामान इस्तेमाल करता है, जैसे फसल, खाने पीने का सामान, उसमें जो बदलाव है, सीजनल बदलाव को छोड़ दें, वो ज़्यादा है। मतलब उसका माल जो है वो जब बिकता है शहर में तो उसको कम पैसे मिलते हैं, और शहर का माल गांव में बिकता है तो उसको ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। अब इन सारी चीज़ों से क्या हो रहा है, ये अगर आप देखें तो एक आंकड़ा, एक खबर दिखती है। अब आप ये देखें, ये आपने देखा मिडिल क्लास का क्या हाल है, गरीब का क्या हाल है, मेरा आपका क्या हाल है, आम आदमी का क्या हाल है। अब हम देखते हैं अमीर की स्थिति क्या हो रही है। अमीर के लिए ये जितनी चीज़ों की हमने चर्चा की, यही मायने नहीं रखती हैं। उसका हाल जो है वो ये है कि लग्जरी कार हैं, वो 2022 में 20,827 बिकी थी, और 2023 में 26,459 हो गई बिक्री अभी तक के हिसाब से। आने वाले समय में ये और बढ़ सकती है। तो आप सोचिए कि सीधे सीधे 25% लग्जरी कारों की बिक्री बढ़ गई, यानी जिन लोगों की जेब में माल है उनके पास अमीरी बढ़ रही है, और वो ज़्यादा से ज़्यादा संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। अब मैं आता हूँ सुपर लग्जरी कार पे। और सुपर लग्जरी कार का हाल ये है कि पिछले साल सुपर लग्जरी कार इस देश में 375 बिकी थी, और 2023 में ये 450 बिकी हैं, यानी जंप है। अमीरों के पास लगातार धन ही धन, धनी धन, धनी धन आता जा रहा है। अगर आप लग्जरी मार्केट का हाल देखेंगे, 2023 में जो भारत का लग्जरी बाज़ार का मार्केट है वो $8.5 बिलियन का रहने की संभावनाएं या कहेंगे अनुमान है। और इसमें जो इंक्रीज़ है 2021 के मुकाबले वो $2.5 का है, $2.5 बिलियन का। इससे अंदाज़ा लगा लिए 8.5 बिलियन वाला जो है अब $2.5 बिलियन और खर्च करेगा। आप समझ रहे हैं? तो मतलब ये पहले 6 था, अब 8.5 हो गया। अब अगर आप सोचें कि 2030 तक जिस तरह से भारत में अमीरी पे अमीरी बढ़ी जा रही है, आप जब सिलेंडर का नाम लेते हो तो लोग कहते हैं अरे इतनी सारी तो कारें बिक रही हैं, इतना सारा बड़ा बड़ा हवाई जहाज जेट बिक रहे हैं, और आप कह रहे हो कि साला गरीबी है भारत में।
तो आप कहते हो अच्छा यार भाई सही कह रहे हो सकता है हम कोई प्रॉब्लम ज़्यादा हो, अभी नेगेटिव सोचने लगे। आजकल ये भी बोल देते हैं तुम नेगेटिव सोच रहे हो। अब 2030 तक जो वैल्यू है लग्जरी सामान की 200 बिलियन डॉलर होने वाली है, और वो आज है कुल 6 बिलियन डॉलर। 6 बिलियन डॉलर से 6 अरब डॉलर से 200 अरब डॉलर यानी 2 खरब डॉलर लग्जरी प्रोडक्ट की मांग देश में बढ़ जाएगी। एक तरफ आप टमाटर खरीदने से पहले सोच रहे हो, लहसुन खरीदने से पहले सोच रहे हो, जीरा और अदरक खरीदने से पहले सोच रहे हो बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। दूसरी तरफ लग्जरी चीज़ों के बाज़ार में ये जो इजाफा है वो कितना ज़्यादा होने वाला है। अब आप कहेंगे लग्जरी सामान बोले तो क्या? लग्जरी सामान, लग्जरी कार, लग्जरी हॉस्पिटैलिटी मतलब 5 स्टार होटल वगैरह, पर्सनल लग्जरी गुड्स जैसे कि कपड़े लत्ते ये सब चीज़ें, और आपके जो है मेकअप वेकअप का सामान, ये 80% लग्जरी सामान को ये चीज़ें रखती हैं। इसके अलावा और दूसरे सेगमेंट में जैसे महंगी शराब, महंगा खाना, बाहर का खाना जो होता है, इसके अलावा घर का सामान और प्राइवेट जेट वगैरह। अब जो अंदाज़ा लगा रहे हैं, एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ये दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई लग्जरी मार्केट है। यहाँ ठहर कर अगर आप सोचें तो आपको एक चीज़ साफ दिखाई देगी कि इन 8-10 सालों में इस देश में अमीर और अमीर होता चला गया है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। गरीब की गर्दन निचोड़कर, टैक्स बढ़ाकर जीएसटी कलेक्शन बढ़ता जा रहा है, और वो सब मुनाफे में कन्वर्ट हो रहा है। देश के बैंक लोन देते हैं, अगर वो चुका नहीं देता पाता है तो उसको अपनी कंपनी को दिवालिया करने का पूरा अधिकार है, और वो अपनी कंपनी को जब दिवालिया कर देता है, मैं बोल चुका हूँ कई वीडियो में, कहीं पे बैंक 98% का नुकसान उठा रहा है, कहीं पे 96% का नुकसान उठा रहा है, कहीं 92% का नुकसान उठा रहा है। उसका नाम रख दिया हेयर कट। भैया 98% हेयर कट कर दोगे आदमी के, उसमें बचेगा क्या? उसको हेयर कट, वही सारी टर्मिनोलॉजी पूंजीपतियों के हित में है, पूंजीपतियों के हित में है। आपको सुन के लगेगा चलो ऐसे बाल कटवाता है, ऐसे बैंक ने अपना नुकसान उठा लिया। बैंक के बाल ही बच रहे हैं, सब लूट लिया उसने, और उसको माफ़ी है, उसका सब कुछ माफ़ है। आप अगर इसी पूरे परिदृश्य को थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो आपको मैं आंकड़ा देता हूं हमारे लग्जरी कारों के मार्केट का, जो सुपर लग्जरी कारों के मार्केट का है, और वो जानना आपके लिए ज़रूरी है। मतलब समझना चाहे तो समझ लीजिए कि जो कार 2 करोड़ से ऊपर की है, 2 करोड़ समझ रहे हैं ना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना में एक कार की कीमत में पता नहीं कितने घर बन जाएंगे, मेरे ख्याल से 5 लाख का होता है शायद वो ना, कितने घर बन जाएंगे। ये है लैम्बोर्गिनी, फरारी। लैम्बोर्गिनी का जो सही प्रोनाउंसिएशन होता है लैम्बोर्गिनी होता है, वो हम लोग को आदत नहीं है लेकिन लैम्बोर्गिनी बोलते हैं हम लोग, लैम्बोर्गिनी होता है उसका। और फरारी, एस्टन मार्टिन, बेंटले, पोर्शे और मर्सिडीज टाइप की जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, ये हैं सुपर लग्जरी कार, जिनकी बिक्री में 50% का जंप हुआ है। तो हम किस तरफ बढ़ रहे हैं? अगर आज आप इस देश की दिशा को नहीं समझेंगे, भविष्य को नहीं समझेंगे कि ये देश कहाँ जा रहा है, हम कहाँ जा रहे हैं, तो बहुत समझना मुश्किल होगा कि हमारा देश अब किसका देश होता जा रहा है। और उससे भी ज़्यादा अहम ये समझना है कि अगले 10 साल बाद जब प्रगति की बड़ी बड़ी बातें होती हैं, ग्रोथ बढ़ रही है, ये बढ़ रहा है, पर कैपिटा इनकम भी बढ़ जाएगी, क्योंकि ये जो 30% लोग ऊपर वाले हैं, इनकी इनकम बढ़ गई तो पर कैपिटा इनकम तो आसमान छूने लगेगी। लेकिन बाकी 70% का क्या हाल हो गया है ये इसमें दिखाई नहीं देगा पर कैपिटा इनकम के आंकड़े में। जीडीपी का आंकड़ा भी बढ़ जाएगा, क्योंकि जब इतनी महंगी महंगी कार बनेंगी, जीडीपी ऊपर चली जाएगी। और लेकिन होगा क्या? देश के संसाधन ऊपर ही ऊपर घूमते रहेंगे, ऊपर वाले ऐश करते रहेंगे, ऊपर वालों के लिए प्रोडक्ट बनते रहेंगे, ऊपर वाले ही उनको कंज्यूम करते रहेंगे, और हमारे पास से उनके पास पैसा जाता रहेगा। तो आप आज से 30 साल बाद का अगर तस्वीर देखें तो हमारे यहाँ पे विषमता फिर बढ़ने वाली है। और ये दिखता है कि हमारे गांव में गरीब के पास में कहीं ऐसा ना हो कि जब हम आज़ादी के बाद में जिस हाल से हम लोग निकल के धीरे धीरे आए हैं वहाँ पहुँच जाएं। और ये दुष्प्रभाव पूंजीवाद का दुष्प्रभाव है, किसी एक सरकार का दुष्प्रभाव नहीं है।
ये काम तेज़ हुआ है, इसमें तेज़ी आई है। मनमोहन सिंह ने इंट्रोड्यूस किया, मोदी जी ने उसकी रफ्तार बढ़ा दी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये किसी एक सरकार से हुआ है। लेकिन जब तक हम इस देश के गरीब, गुरबे, मजदूर, किसान, इन सब लोगों को, भले इनको आप दलित नाम दे दो या कोई भी नाम दे दो, इनको जब तक आप जागरूक नहीं करोगे, आवाज़ नहीं उठाएंगे, मिनिमम वेजेस के बारे में बात नहीं होगी कि भाई कम से कम इतना वेतन तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि बगैर लड़े कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए संघर्ष करना हम सबको सीखना पड़ेगा अपने अधिकारों के लिए। हम देख रहे हैं लोग संघर्ष कर रहे हैं, फ्रांस में लोग संघर्ष कर रहे हैं, जर्मनी में लोग संघर्ष कर रहे हैं। कौन सा देश है जहां लोग संघर्ष करके अपनी बातें नहीं मनवाते? और नतीजा ये होता है कि सरकारों को वेलफेयर स्टेट के रास्ते पर चलना ही होता है। और हम इस मामले में चीन को देख रहे हैं कि अगर आपको संघर्ष नहीं चाहिए तो जनहित की बात करिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। एक गंभीर वीडियो है, बौद्धिक वीडियो है, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ये काम और भी बड़ा हो जाता है, क्योंकि इसमें रोचक तो है नहीं, चटखारा तो है नहीं, इसमें ज्योति मौर्य तो है नहीं, लेकिन ये जीवन आपका जो है ना, और आपके बच्चों का और आने वाली पीढ़ियों का कैसा होगा, इसकी एक आहट दे रहा है, आपको संकेत दे रहा है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।